हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम लर्न एंड ग्रो है में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 अर्थात कक्षा 8 का जो विज्ञान विषय का सैंपल प्रश्न पत्र है उसका भाग 2 है। इससे पूर्व का जो भाग था वो भाग फर्स्ट था, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 1 से लगा करके 19 प्रश्नों तक चर्चा की थी। आज हम 20 से लगा करके आगे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपका प्रश्न संख्या 20 है। उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण शत्रु तथा मित्र दोनों कैसे है। देखिए, घर्षण जो है, घर्षण अर्थात रगड़। अब रगड़ कुछ परिस्थितियों में हमारे लिए लाभदायक होती है तो कुछ परिस्थितियों में हमारे लिए वो हानिकारक होती है। जब घर्षण हमारे लिए अच्छा होता है तो वो हमारा मित्र होता है, और जब हमारे लिए हानिकारक होता है तो वो हमारा शत्रु होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि घर्षण किस प्रकार से हमारा शत्रु का कार्य करता है, अर्थात किस प्रकार से हमें नुकसान पहुंचाता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, घर्षण शत्रु कैसा होता है। पहला पॉइंट है, घर्षण के कारण हमारे जूते घिस जाते हैं। अर्थात जब घर्षण होता है तभी उसी के कारण हमारे जूते की जो तली होती है वो बार बार घिस जाती है और हमें नए जूते लाने पड़ते हैं। दूसरा होता है, घर्षण के कारण मशीनों के जो कल पुर्जे होते हैं वो घिस जाते हैं और मशीनें आवाज़ करने लगती हैं। घर्षण अर्थात रगड़ जब होती है उसी के कारण मशीनों के जो पुर्जे होते हैं वो घिस जाते हैं और मशीनें जो हैं बहुत तेज अधिक आवाज़ करती हैं। तीसरा होता है, घर्षण के कारण ही जो गाड़ी होती हैं उनके टायर घिस जाते हैं। तो इन सब स्थितियों के कारण जो है घर्षण जो है हमारा शत्रु की तरह कार्य करता है। अब कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें घर्षण हमारा मित्र के समान कार्य करता है, अर्थात हमें लाभ पहुंचाता है। किस तरीके से? घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। अगर घर्षण नहीं हो तो हमारा चलना दुभर हो जाए, हम तुरंत फिसल जाएंगे। दूसरा है, घर्षण के कारण ही हमारी गाड़ी के ब्रेक लगते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा तो हमारी गाड़ी के जो हैं हम चाह कर भी ब्रेक नहीं लगा सकते हैं, अर्थात जहां रोकना चाहते हैं वहां न रुक करके वो बहुत आगे रुकेगी। तीसरा होता है, घर्षण के कारण ही हमारा जो पेन होता है या पेंसिल होती है वो कागज़ पर चल पाती है। अगर घर्षण नहीं होगा तो हमारा पेन और जो पेंसिल है वो कागज़ पर नहीं चल सकती है। चौथा होता है, घर्षण के कारण ही हम माचिस को जला पाते हैं, या चला नहीं है जला पाते हैं। यानी कि घर्षण होता है तभी तो माचिस उस रगड़ के कारण ही वो जलती है, जब हम तीली को उस पर रगड़ते हैं। तो इस तरीके से कुछ स्थितियों में घर्षण हमारा शत्रु होता है तो कुछ स्थितियों में घर्षण हमारा मित्र होता है। चलिए आगे है प्रश्न 21। निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। सुचालक पदार्थ। देखिए, दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक सुचालक होते हैं और एक कुचालक होते हैं। पहले सुचालक पदार्थ के बारे में यहाँ पूछा गया तो उसी के बारे में समझ लेते हैं। सुचालक पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत और ऊष्मा दोनों का प्रवाह होता है, अर्थात करंट भी बहता है और ऊष्मा भी बहती है। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सभी जो हैं ये सुचालक पदार्थ होते हैं। सुचालक होते हैं जैसे मान लीजिए इनमें सभी में करंट बहता है और इनको अगर इनके एक सिरे को गर्म किया जाए तो दूसरा सिरा स्वतः ही गर्म हो जाता है कुछ समय पश्चात। ये सभी सुचालक पदार्थ होते हैं। कुचालक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जैसे लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये सब कुचालक पदार्थ होते हैं। यहाँ आपसे सुचालक पदार्थ के बारे में पूछा गया है तो आप उसी के बारे में उत्तर लिखेंगे। अगर यहाँ तक का वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिल सकें। आगे आने वाली वीडियो में जो है कक्षा 8 से विज्ञान विषय और गणित विषय से संबंधित जो मॉडल प्रश्न पत्र है संजीव के, वो डाले जाएंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। देखिए, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है? किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसे हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। जैसे कोई भी विलयन है, जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया या फेरस सल्फेट का विलयन ले लिया, और जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक कैथोड बनता है, एनोड बनता है, और इस प्रकार से जो है उनका विद्युत अपघट्य बन जाता है, उनका अपघटन हो जाता है। इस तरीके का जो क्रिया होती है उसे हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। जो हमारा विद्युत सेल होता है इसमें भी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव ही काम करता है।
इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22वां प्रश्न है, अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव लिखिए। देखिए, नेत्रों की देखभाल करने के लिए हमें जो है प्रतिदिन जो है नेत्रों को ठंडे पानी से, शीतल पानी से धोना चाहिए। दूसरा है, नेत्रों में अगर किसी भी प्रकार का कोई धूल का कण चला जाए या कुछ कंकड़ चला जाए या कुछ छोटे लकड़ी के कण चले जाएं, तो उस स्थिति में उन्हें रगड़ना नहीं चाहिए, मसलना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पानी की सहायता से निकालना चाहिए। और यदि वो हमसे ना निकलें तो डॉक्टर के पास जाकर के उन्हें निकलवाना चाहिए। तीसरी बात होती है, समय समय पर डॉक्टरों से नेत्रों की जांच करवानी चाहिए और उनकी सलाह के अनुसार उसमें आई ड्रॉप वगैरह डालना चाहिए। और अगर वो सलाह देते हैं कोई किसी उपयुक्त नंबर का चश्मा पहनने का, तो उपयुक्त नंबर का चश्मा भी पहनना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 23वां, सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखिए। देखिए, सड़क सुरक्षा से संबंधित जो नियम हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात है कि दुपहिया वाहन चालकों को जो है हेलमेट पहनना चाहिए। और अगर दूसरा है 4 पहिया वाहन है तो सीट बेल्ट लगानी चाहिए। वाहन चलाते समय जो है मोबाइल पर बात नहीं करनी चाहिए और अगर किसी भी प्रकार का नशा करके कोई वाहन नहीं चलाना चाहिए। और भी कई पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको 2 पॉइंट कहा गया तो आप 2 पॉइंट ही लिखें। वैसे मैं और भी पॉइंट बता देता हूँ, जैसे कि हमेशा जो है वाहन चला रहे हैं तो अगर साइड ले रहे हैं तो इंडिकेटर का प्रयोग करना चाहिए। रात्रि में जो कोहरे में अगर गाड़ी चला रहे हैं तो हमें जो है डीपर का यूज़ करना चाहिए। और साइड लेते समय जो हैं वो उचित हॉर्न का प्रयोग करना चाहिए। ये सब बातें जो हैं छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें वाहन चलाते समय ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में कोई 2 अंतर लिखिए। देखिए, बाह्य निषेचन जैसे शब्द है बाह्य, बाह्य मतलब बाहर, निषेचन आप जानते हैं। पहले निषेचन समझ लीजिए। निषेचन क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु का मिलना। नर जो होता है वो शुक्राणु बनाता है, मादा है वो अंडाणु बनाती हैं, और शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए बाह्य निषेचन। बाह्य का मतलब होता है बाहर, अर्थात जब निषेचन की जो क्रिया होती है, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु का मिलना मादा शरीर के बाहर होता है, उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे कि मेंढक में होता है, मछली में होता है। इसमें जो नर मेंढक होता है वो पानी के अंदर ही शुक्राणु देता है, और जो मादा होती है वो पानी के अंदर ही अपने अंडाणु छोड़ देती है, और पानी के बाहर ही, पानी में ही जो है शुक्राणु और अंडाणु इन दोनों का मिलन होता है। इस क्रिया को हम बाह्य निषेचन कहते हैं, क्योंकि ये क्रिया जो है शरीर के बाहर हो रही है। आंतरिक निषेचन, देखिए आंतरिक शब्द होता है अंदर। जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलना शरीर के अंदर होता है, मादा शरीर के अंदर होता है, तो उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसा कि मनुष्य में होता है, मनुष्य में शुक्राणु और अंडाणु का मिलना जो है मादा शरीर के अंदर होता है, इसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। अथवा के प्रश्न और देख लेते हैं, इसमें कई थे अथवा के प्रश्न। जैसे अलैंगिक जनन की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो अलैंगिक जनन की देखिए, अलैंगिक जनन में एक ही जनक होता है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक होता है। लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं, नर और मादा, लेकिन अलैंगिक जनन में एक ही जनक होता है, वही नर होता है और वही मादा होता है। और अलैंगिक जनन द्वारा जनन जो है सूक्ष्म जीवों में होता है, जैसा कि आप जानते हैं। अब अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी हैं? अलैंगिक जनन की विधियों में एक तो द्विखंडन हो गया, दूसरा बहुखंडन हो गया, मुकुलन हो गया। इस तरीके से ये अलैंगिक जनन की विधियां होती हैं, जो कि अलग अलग तरीके से होती हैं। यहाँ पर इसका विस्तृत व्याख्या नहीं की गई है, ठीक है। आगे है, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के कोई 2 उपाय लिखिए। तो देखिए, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के कई उपाय हैं वैसे तो, लेकिन 2 उपाय मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो लाउड स्पीकरों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। दूसरा, डीजे की जो आवाज़ है वो कम रखनी चाहिए। तीसरा है, अनावश्यक हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, अर्थात जहां आवश्यकता नहीं हो वहां हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो फैक्ट्री वगैरह हैं तो इनको शहर से बाहर स्थापित करनी चाहिए। ये आदि सब बातें हैं।
वाहनों की समय समय पर जांच करवाते रहना चाहिए, उनमें साइलेंसर का प्रयोग करना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसके कारण हम जो है ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थों का क्या महत्व है? देखिए, संतुलित आहार आप जानते हैं, सबसे पहले आहार के बारे में समझिए। संतुलित आहार क्या होता है? आप जानते हैं कि आहार जो है हमारा, उसमें मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं और जल होते हैं। ये 6 चीज़ें होती हैं हमारे आहार में। अगर किसी भी भोजन में ये सभी उचित मात्रा में, जितनी कि किसी एक व्यक्ति को चाहिए उतनी मात्रा अगर उपस्थित है, तो उस भोजन को हम संतुलित आहार कहते हैं। ऐसे नहीं हम सब चीज़ें तो खा रहे हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं, प्रोटीन कम खा रहे हैं, वसा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, विटामिन और खनिज लवण खा ही नहीं रहे हैं, तो इस प्रकार का भोजन वो है असंतुलित भोजन, संतुलित भोजन नहीं होता है। तो संतुलित आहार की आप परिभाषा क्या लिखेंगे? जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक पदार्थ उचित मात्रा में उपस्थित हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। अब आहार के पोषक तत्व आप जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है आदि। अब इसका महत्व क्या होता है? अगर भोजन में सभी पोषक तत्व हमें सही मात्रा में मिल जाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता बनी रहती है। हमें किसी भी प्रकार का कोई अभावजन्य रोग नहीं होता है। अभावजन्य रोग ऐसे रोग होते हैं जो कि पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। अब कौन कौन सी चीज़ किस किस चीज़ से होता है वो यहाँ देख लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति के शरीर, किसी व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई तो उसके सूखा रोग हो जाएगा, जिसको हम मैरस्मस कहते हैं। इसमें उसकी जो चमड़ी है वो बिल्कुल पतली हो जाएगी और उसकी जो चिपक जाएगी एक तरीके से उसकी हड्डियों से। दूसरा है, अगर विटामिनों की कमी हो रही है, जैसे कि विटामिन ए की कमी हो गई तो रतौंधी रोग हो जाएगा, अर्थात उसको रात को कम दिखेगा। विटामिन बी है तो उसको बेरी बेरी रोग हो जाएगा, जिससे उसकी त्वचा वगैरह जो है खुश्क और फटी हुई हो जाएगी। विटामिन सी की अगर कमी हो गई तो उसको स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी हो जाती है तो उसको जो है बांझपन हो जाता है, तो इस त्वचा रोग हो जाता है। और अगर के की कमी हो गई तो उसको जो है रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इस तरीके से विटामिन, इसी प्रकार से अगर आयरन की कमी हो गई, लोह तत्व जो है हमें हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलते हैं, अगर उसकी कमी हो जाती है तो एनीमिया, जिसे हम रक्त अल्पता जो है रक्त की कमी भी कहते हैं, वो हो जाता है। अगर व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है पोषक पदार्थ उचित मात्रा में न मिलने से, संतुलित आहार न मिलने से होते हैं। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक का चित्र बना करके समझाइए कि ये किस प्रकार से है भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने में सहायक होता है। देखिए, तड़ित जो चालक होता है, देखिए जो ऊंचे भवन होते हैं, जो कई मंजिला होते हैं, इन पर बिजली गिरने का, बिजली मतलब तड़ित या बिजली एक ही बात है, तड़ित गिरने की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है। तो उनको बिजली से बचाने के लिए, बिजली गिरने से बचाने के लिए उनके ऊपर एक एंटीना जैसा लगा देते हैं, उसके ऊपर एक एंटीना लगा देते हैं जिसको हम तड़ित चालक कहते हैं। और इस तड़ित चालक से जो है, इस तड़ित चालक को ऊपर तो एंटीना रहता है, उससे तार जोड़ करके उस तार को नीचे जमीन पर ला करके लगा देते हैं। जैसे ही कोई बिजली गिरती है तो वो तड़ित से होकर के सीधी जो है जमीन में आ जाती है और भवन पर बिजली नहीं गिरती है। अगर तड़ित चालक नहीं होगा तो जो बिजली तड़ित से होकर के जमीन में जा रही है वो डायरेक्ट भवन पर गिरेगी और भवन को क्षति हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है तड़ित लगा करके हम जो है उसे कर सकते हैं, बचा सकते हैं, भवन को बिजली से बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है, परावर्तन कितने प्रकार का होता है? चित्र बना करके समझाइए। अब देखिए, परावर्तन क्या होता है? प्रकाश की किरण आती है, किसी सतह से टकराती है और सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक तो नियमित परावर्तन होता है,
अगर समतल सतह से परावर्तन हो रहा है तो वो नियमित होता है, और अगर असमतल सतह से हो रहा है तो वो विचलित परावर्तन होता है। अगले जो वीडियो आएगा उसमें जो है तड़ित चालक और परावर्तन, इनको चित्र समेत आपको समझाया जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।